हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का हमारा लेक्चर बेस्ड रहेगा टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी की, जो हमारे पास हार्मोनिक ऑस्किलेटर और हाइड्रोजन एटम है। सो इसके पर्टर्बेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आल्सो एट द एंड हम लोग जो वेल है, ठीक है, तो उसका एक ट्रिक है जो आप लोग पर्टर्बेशन में सिंपली अप्लाई कर सकते हैं अगर वो जो पोटेंशियल है कांस्टेंट आपको दिया रहता है तो, ठीक है। तो वो ट्रिक हम लोग जानेंगे किस प्रकार से वेल के अंदर वो काम करता है। बिफोर दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हार्मोनिक ऑस्किलेटर, देन इसके बाद हाइड्रोजन एटम, और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे वेल। ओके, सो नाउ स्टार्ट विद द हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ठीक है, देखो क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर जो है, अगर आपने उसे मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर जो हमारे पास एच डैश का वैल्यू आएगा, एच डैश मींस द वैल्यू ऑफ द पर्ट्यूर्ड हैमिल्टोनियन, ठीक है, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, Q इंटू ई इंटू एक्स होना चाहिए ना ये वैल्यू, क्योंकि P डॉट ई ही तो होता है हमारे पास एनर्जी जो स्टोर होगा, ठीक है, सिस्टम के अंदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस कर दिया जाए तो P हमारे पास क्या है, डायपोल मूवमेंट, ठीक है। सो हो जाएगा Q पोजिशन वेक्टर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सपोज इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्ट कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, सो दैट्स व्हाई यू कैन राइट इट एज E इंटू आई कैप। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा Q E X, तो वही मैं यहां पर कहने लग रहा हूं, ठीक है। तो मैंने एक एप्लीकेशन आपको बताया, ये जो Q इंटू E है इसे हम कुछ लैम्डा से डिनोट कर देते हैं। सो लैम्डा एक्स मेरे पास है H डैश, जो कि पर्ट्यूर्ड हैमिल्टोनियन है, पर्ट्यूर्ड हैमिल्टोनियन। सो लीनियर टर्म जो है वो हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, पोजीशन पर निर्भर कर रहा है इस केस में, ठीक है, पर्ट्यूर्ड हैमिल्टोनियन का वैल्यू, और आल्सो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज। ओके, तो यहां पर क्या होगा, जैसे इसमें आप लोग जो है En ऑफ 0 का अगर वैल्यू सोल्व करते हैं हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में, तो वो वैल्यू हमारे पास आता है n प्लस हाफ ऑफ h कट ओमेगा बाय यूजिंग द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, एंड इवन फ्रॉम द ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म एज वेल, n प्लस हाफ ऑफ h कट ओमेगा, ठीक है। और ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म का हम यहां पर यूज करेंगे बिकॉज उसके साथ डील करना हमारे लिए इजी रहता है। हार्मोनिक ऑस्किलेटर का अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें वेव फंक्शन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, जैसे आप अगर वेव फंक्शन जानते हैं और प्रॉब्लम के साथ डील करने में आपको इजी महसूस हो रहा है, जैसे मान लो ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट का हैमिल्टोनियन ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो तो सभी को याद रहता है, अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4 e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2, है ना। तो ये वैल्यू लगभग को याद रहता है। लेकिन मान लो हमारे पास आपसे पूछ ले कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बताओ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कितना होगा एनर्जी के अंदर, तो फिर थोड़ा कैलकुलेट करना हमारे लिए जो है आसान नहीं है, बिकॉज साई एक्साइटेड के केस में स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है ना, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी रहेगा इस मेथड से। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज भी करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस मेथड का हालांकि आप यूज कर सकते हैं, वो तो प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आप सोचते हैं। अगर प्रॉब्लम हो सकता है कई ऐसी भी देखने को मिले जो इससे इजी से सोल्व हो जाए और ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म से हमारे पास इजीली सोल्व ना हो पाए, तो वो तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है, और आपके ऊपर भी आप कौन से वाले यहाँ पर फॉर्मुलिज्म को अप्रोच करते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पर ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म से देखते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमने वहीं पर लेक्चर लिया था इस पर बेस्ड ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म पर, ठीक है। आप इस चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं उस लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। सो नाउ En ऑफ 1 प्रोसीड टू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था H डैश NN, H डैश NN। तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा N एंड देन H डैश, जो कि मेरे पास है लैम्डा x एंड देन N। ये nth स्टेट मेरे पास आ रहा है, और nth स्टेट का अगर आपको वेव फंक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात, फिर आप ये वाला मेथड का अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रल वाला। ओके, अच्छा देखो यहां पर जो लैम्डा है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इवन जो x ऑपरेटर होता है, ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर, ओके, तो इसका वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट में h कट बाय 2m ओमेगा एंड देन a प्लस में a डैगर। दीज आर द रेजिंग एंड द लोअरिंग ऑपरेटर्स, पॉपुलरली नोन एज द लेडर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहां पर लैम्डा बाहर आ गया एंड देन वी हैव अंडर रूट h कट बाय 2m ओमेगा। फिर देखो यहां पर n एंड a प्लस में a डैगर, और यहां पर मेरे पास आ रहा है n। बारी बारी से इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे nth स्टेट पर। a डैगर जब nth स्टेट पर ऑपरेट होगा तो इसे 1 से इंक्रीज कर देगा, यानी n प्लस 1 आ जाएगा, और जब a ऑपरेट होगा इस nth स्टेट पे तो इसको 1 से लो कर देगा, यानी n माइनस 1 आ जाएगा।
बट इनर प्रोडक्ट n-1 और n का कितना हो गया 0, और n+1 का n के साथ इनर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, तो बेसिकली होल टर्म विल बी 0। और हम जानते भी, हमने कैलकुलेट भी किया था थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में, ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म वाले लेक्चर के अंदर, कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगा x का वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर करेक्शन। सेकंड ऑर्डर करेक्शन पर हम लोग अब मूव करते हैं। सेकंड ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला बताएं, समेशन m, जहां पर m और n आपस में इक्वल नहीं होंगे, यहां पर मेरे पास था m एंड देन h डैश देन n मॉडुलस स्क्वायर डिवाइडेड बाय en ऑफ 0 माइनस em ऑफ 0। करेक्ट है, यही फॉर्मूला था। ठीक है, अच्छा अभी देखें यहां पे जो वैल्यू है आपको दे रखा है, जो न्यूमरेटर पार्ट पहले कंसिडर कर लेते हैं ना, न्यूमरेटर पार्ट। ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट कितना आएगा वैसे? डिनोमिनेटर पार्ट तो आप इजीली लिख सकते हैं n+12 ऑफ h कट ओमेगा, दिस वाज द en ऑफ 0। ठीक है, ये तो है ना en ऑफ 0, ये वैल्यू यहां रखा है, माइनस में फिर नेक्स्ट अगर mth स्टेट हो गया तो n की जगह पर m रिप्लेस हो जाएगा, सो माइनस में m+12 ऑफ h कट ओमेगा। ये तो मेरे पास आ गया डिनोमिनेटर पार्ट। न्यूमरेटर पार्ट कैसे सोल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो यहां पर पुट कर देते हैं, देखो वैल्यू। ओके, सो अगर हम वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो बेसिकली h डैश का वैल्यू है लैम्डा इंटू एक्स, तो लैम्डा और इस मॉडुलस का स्क्वायर बाहर लेकर के आएंगे तो लैम्डा स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाहर आएगा। इवन h डैश में आएगा अंडर रूट में h कट बाय 2m ओमेगा, और क्योंकि इसका मॉडुलस स्क्वायर लग रखा है तो वो रूट हट जाएगा, बेसिकली मेरे पास बाहर आएगा h कट बाय 2m ओमेगा। डिनोमिनेटर पार्ट में अगर उधर से मैं देखूं तो हाफ h कट ओमेगा और हाफ h कट ओमेगा कैंसिल आउट हो रहा है, n माइनस m ऑफ h कट ओमेगा आएगा, सो n माइनस ठीक है n माइनस m ऑफ h कट ओमेगा। क्या पार्ट बच गया? अब जो मेरे पास पार्ट बचा है दैट वाज, ठीक है, दिस वाज m ऑफ a एंड n मॉडुलस स्क्वायर प्लस में, ठीक है, m एंड देन a डैगर n एंड मॉडुलस स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास बच रही है। ये न्यूमरेटर पार्ट में मेरे पास बचा तो मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, लाइक दिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुछ टर्म यहां से कैंसिल आउट हो रही है। अच्छा एक चीज और देखें आप, ये जो है ना बारी बारी से आप लिखें इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो m का वैल्यू है ना, वो m का वैल्यू इस केस के लिए डिफरेंट होगा और इस केस के लिए डिफरेंट होगा। तो आप एक काम कीजिए ना, इसको जो है ना यहां पर ना लिख करके बारी बारी से लिख दीजिए। हाँ, h कट ओमेगा बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके डिवाइड में है n माइनस m और इसके भी डिवाइड में है n माइनस m, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू नॉन जीरो होगी वो m की एक अलग वैल्यू के लिए है और यहां पर एक अलग वैल्यू के लिए। कैसे? देखो, a जब nth स्टेट पर ऑपरेट होगा तो ये इसे 1 से डिक्रीज करेगा, n-1, तो n-1 का इनर प्रोडक्ट n-1 के साथ ही होगा, तभी हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म विल बी नॉन जीरो। ठीक है, यहां लिख लें, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, फर्स्ट टर्म विल बी नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो ओनली इफ द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n-1। ठीक है, एंड द सेकेंड टर्म विल बी नॉन जीरो ओनली इफ द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n+1, क्योंकि यहां पर a डैगर लगा हुआ है। a डैगर जब nth स्टेट पर ऑपरेट होता है तो हमें पता है n को 1 से इंक्रीज कर देगा, तो n+1 का इनर प्रोडक्ट n+1 के साथ ही सर्वाइव करेगा, 1 आएगा, नहीं तो बाकी केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप बारी बारी से लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं। कितना आएगा? देखो यहां से h कट से h कट कैंसिल आउट, लैम्डा स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट टर्म बताओ कितना आएगा? फर्स्ट टर्म में देखो, a जब nth स्टेट पर ऑपरेट होगा तो यहां से आएगा अंडर रूट n, क्योंकि मॉडुलस का स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां पर इसका भी स्क्वायर लगेगा। क्या बचेगा? m का वैल्यू अगर n-1 होगा तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा n-1 स्टेट n-1, ठीक है, और मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर है n-m, सो n माइनस, और m का वैल्यू कितना है? n-1 है, तो n-1 लिख देंगे हम। ठीक है, प्लस में सेकंड वैल्यू बताओ कितना होगा? सेकंड टर्म कितना होगा? a डैगर जब nth स्टेट पर ऑपरेट होता है तो रिजल्ट आता है अंडर रूट में n+1, ठीक है, मॉडुलस का स्क्वायर ले लें, मॉडुलस का स्क्वायर लगाएं तो उसे बाहर लेना पड़ेगा, एंड देन वी हैव n+1 एंड n+1, ठीक है, एंड मॉडुलस स्क्वायर, और बेसिकली यहां पर जो m का वैल्यू लिया गया है दैट वाज n+1, बाकी सभी केस में 0। ठीक है, तो n+1 हो जाएगा यहां पर, ब्रैकेट क्लोज। इसे सोल्व करना है हमने। ये वैल्यू 1 हो गया इनर प्रोडक्ट, ये इनर प्रोडक्ट भी 1 हो गया मेरे पास में। ठीक है, ठीक है, इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो आगे,
यहां से मेरे पास आएगा लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 2m ओमेगा स्क्वायर एंड देन अंडर रूट n का स्क्वायर जो कि हो गया मेरे पास n, ठीक है, डिवाइडेड बाय n माइनस n प्लस 1, n से n कैंसिल आउट, सो प्लस 1, प्लस में अंडर रूट n प्लस 1 का मॉडुलस स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस n माइनस 1, तो बेसिकली माइनस 1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। एंड देन फिर इसके बाद कितना आएगा, देखो लैम्डा स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर, ओके, और यहां से मेरे पास आएगा माइनस साइन एंड माइनस n प्लस 1, ये मेरे पास n से n भी कैंसिल आउट हो गया, सो द फाइनल रिजल्ट विड बी माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। देखो इसका ना डिपेंडेंसी n पर है ही नहीं, दरअसल n पर डिपेंडेंसी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे फिर आप ग्राउंड स्टेट ले लो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले लो, कोई भी स्टेट ले लो, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आपने तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन तो 0 आएगा हमेशा, और सेकंड ऑर्डर करेक्शन कितना आएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही रिजल्ट n पर इंडिपेंडेंट हैं। सो द फाइनल रिजल्ट जो मेरे पास आएगा एनर्जी आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू द परट्यूब्ड हैमिल्टोनियन या न्यू हैमिल्टोनियन, वो मेरे पास हो जाएगा n प्लस हाफ h कट ओमेगा जो कि En ऑफ 0 है, प्लस में En ऑफ 1 जो कि 0 है, एंड नेक्स्ट En ऑफ 2 जो कि मेरे पास है माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। ये था जब आपने लैम्डा एक्स यानी एक लीनियर टर्म को कंसिडर किया एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। अगर यहीं पर हम क्वाड्रेटिक टर्म को ले लें तो फिर यानी लैम्डा एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन। लेट अस कैलकुलेट दैट। नाउ लेट अस कंसीडर कि हमारे पास h डैश का वैल्यू इस बार है लैम्डा एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास परट्यूब्ड हैमिल्टोनियन है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, जो कि आपने इसको जो है अफेक्ट को यहां पर कंसीडर करना है टू द हैमिल्टोनियन, जो कि हमारे पास एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहां पर देखो En ऑफ 0 अगेन n प्लस हाफ h कट ओमेगा ही है, बस यहां से आप सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कितना होता है, h डैश nn, यानी हो जाएगा n, ठीक है, लैम्डा बाहर आ जाएगा बेसिकली, और यहां पर होगा x स्क्वायर एंड देन n। ये रिप्रेजेंट करता है x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये जो वैल्यू है वो मैंने आपको सोल्व करवा चुका हूं, ठीक है। ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म वाला जो लेक्चर वीडियो है आप वो जाकर के देख सकते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में, क्वांटम मैकेनिक्स में जाकर के आपको इजीली इसका वैल्यू मिल जाएगा। और चाहे तो यहां पर भी चलो मैं बता ही देता हूं, देखो x ऑपरेटर होता है a प्लस a डैगर, ठीक है, एंड देन अंडर रूट में h कट बाय 2m ओमेगा, ठीक है। तो x स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा h कट बाय 2m ओमेगा एंड देन वी हैव a प्लस में a डैगर प्लस में a डैगर a प्लस में a एंड a डैगर। जब आप इसे nth स्टेट पर ऑपरेट करेंगे, इसका वैल्यू आप पुट करेंगे तो nth स्टेट पर ऑपरेट होगा बारी बारी से। जैसे मान लो पहले केस में ये a जो है वो nth स्टेट पर ऑपरेट होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, n-1th स्टेट पहुंचा देगा। फिर दोबारा से जब ऑपरेट होगा तो n-2th स्टेट में पहुंचा देगा, और हम जानते हैं कि ये nth स्टेट है और यहां पर n-2 है, दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये रिजल्ट ही मुझे 0 दे देगा। सेम यहां पर है, पहली बारी जब हमारे पास a डैगर ऑपरेट होगा nth स्टेट पर गिव्स मी n+1, दोबारा ऑपरेट होगा n+2 और n+2 का n के साथ में इनर प्रोडक्ट हो जाएगा 0 के इक्वल। यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर अगर a जो है अगर nth स्टेट पर ऑपरेट होता है nth स्टेट पर, तो कितना मिलेगा मुझे n-1, और a डैगर जब ऑपरेट होगा तो उसको 1 से इंक्रीज कर देगा, तो n-1 पहले है, 1 से इंक्रीज कर दिया, 1 से 1 कैंसिल आउट, ये n और ये n इनर प्रोडक्ट 1, यानी ये सर्वाइव करेगा टर्म। दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉन जीरो टर्म एंड दिस एज वेल, बिकॉज a डैगर ऑपरेट होगा तो n+1 आएगा, और फिर जब a ऑपरेट करेगा तो 1 से डिक्रीज कर देगा, तो n+1 दैट मींस n, और n का n के साथ इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो यही हमारे पास सर्वाइव करेंगी टर्म्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से h कट बाय 2m ओमेगा ये बाहर ले लेते हैं, इवन लैम्डा भी बाहर ले लेते हैं, और अब मेरे पास आ जाएगा यहां से n एंड a डैगर a प्लस में n एंड a डैगर एंड n, ये मेरे पास आ रहा है, करेक्ट है।
पहली बार जब ऑपरेट होगा इस पर तो मेरे पास आएगा, देखो ठीक है, इसको आप बारी बारी से कर लें, ठीक है, n a डैगर a, ठीक है, ऑफ n। पहली बार जब a यानी लोअरिंग ऑपरेटर nth स्टेट पर ऑपरेट होगा तो आपके पास रिजल्ट आएगा अंडर रूट n, ठीक है, एंड देन वी हैव n ऑफ a डैगर एंड n माइनस 1, ठीक है, एंड देन वी गेट अंडर रूट n माइनस 1, ठीक है, सो n एंड देन वी हैव n, ठीक है, n, और ये मेरे पास 1 आ गया। सो अंडर रूट n माइनस 1, ये मुझे यहां से रिजल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट बताओ यहां से कितना मिलेगा, यहां से देखो रिजल्ट मुझे मिलेगा पहली बार में अंडर रूट n प्लस 1 और दूसरी बार में अंडर रूट में, ठीक है, यहां से मिल जाएगा अंडर रूट में n प्लस 1, ठीक है। एक मिनट, यहां पे गड़बड़ तो नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, यहां पर अंडर रूट n प्लस 1 आएगा, ठीक है, सॉरी n ही आएगा यहां पे, ठीक है, क्योंकि a डैगर जब ऑपरेट होगा n माइनस 1 पर तो अंडर रूट में n माइनस 1 प्लस 1 आएगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, अंडर रूट n आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर लगेगा तो n हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली, सो दिस इज इक्वल्स टू n, ओके, और यहाँ से मेरे पास आएगा n प्लस 1, सो दिस इज n प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2n प्लस 1, तो x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या आप कह लो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मेरे पास आ रहा है h कट बाय 2m ओमेगा एंड देन वी हैव 2n प्लस का 1, ठीक है, ये मेरे पास में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी होता है, आप थोड़ा सा याद रख लें इस चीज को, ठीक है। इवन x की पावर 4 और p की पावर 4 का भी याद रखें आप, वो भी पता नहीं कब काम आ जाए, ठीक है ना, पता नहीं कब काम आ जाए, ठीक है। हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में x की पावर जो 2n प्लस 1 होता है ये हमेशा 0 मिलेगा इन इवन p की पावर 2n प्लस 1, ठीक है। ये रिजल्ट आपको बेसिकली याद रहना चाहिए, ठीक है ना। p की पावर ओड या x की पावर अगर ओड है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा कितना आएगा, 0, जैसे कि x क्यूब, तो इसका कितना हो जाएगा, 0। अब मान लो आपको परटर्बेशन दे दिया गया, h डैश का वैल्यू है लैम्डा x क्यूब, तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होगा टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, चलो मान लो, ठीक है, या चलो nth स्टेट, फर्स्ट कोई भी दे दे स्टेट, तो रिजल्ट कितना आना है मेरे पास, 0, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू x क्यूब का 0 होता है, फिर चाहे कोई भी स्टेट हो, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो x स्क्वायर है इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना होता है, सो h कट बाय 2m ओमेगा एंड देन 2n प्लस का 1। p स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा m ओमेगा h कट बाय 2 एंड 2n प्लस का 1। x की पावर 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है h कट बाय 2m ओमेगा इसका होल स्क्वायर एंड 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3। याद रखें वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं। मान लो आपको दे दिया गया एक टर्म में bx की पावर 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ h डैश, ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी अप टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, तो क्या आना चाहिए मेरे पास में ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अगर हम बात करें एग्जैक्ट सॉल्यूशन में आता है मेरे पास हाफ h कट ओमेगा, हाफ h कट ओमेगा आता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में बताओ कितना है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में ये इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा, है ना, h डैश nn होता है ना, यानी कि कितना हो गया, b बाहर ले लो एंड देन n x की पावर 4 एंड देन n, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, x की पावर 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो कि ये है मेरे पास। जब ग्राउंड स्टेट की बात की गई है तो n का वैल्यू 0 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू h कट स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर विच इज 4 देन m स्क्वायर देन ओमेगा स्क्वायर, और आल्सो ये b भी था साथ में मल्टीप्लाई, तो यहाँ b लगा देंगे, आंसर है। कितनी जल्दी सोल्व हो गया, नहीं तो x की पावर 4 को आप फिर लिखेंगे a प्लस a डैगर का होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, काफी बड़ा तो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है ना, ये काम आती हैं जब एमएससी में जब आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ना, 10 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 7 मार्क्स के, तब हमारे पास ये काम आते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, ठीक है ना, जो कंपटीशनल एग्जाम्स हैं उनमें आपके ये रिजल्ट्स काम आते हैं, ठीक है। इन द सिमिलर वे जो p की पावर 4 है इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना आएगा, यहां पर आएगा m ओमेगा h कट बाय 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर एंड 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस का 3, ये रिजल्ट आ जाएगा। n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 रखेंगे, ग्राउंड स्टेट में पूछा गया तो पर्टिकुलर, जैसे कि मान लो हमारे पास एक कोई पार्टिकल है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, और मूव कर रहा है, आपसे कह दिया कि बताओ इसका जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आएगा, ठीक है, करेक्शन जो रहेगा मेरे पास में एनर्जी के अंदर, काइनेटिक एनर्जी में, वो कितना होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, ध्यान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की होती है p स्क्वायर बाय 2m, जो कि नॉन रिलेटिविस्टिक की होती है, एंड देन माइनस का p की पावर 4 बाय 8m क्यूब एंड c स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला होता है माइनस p की पावर 4 बाय 8m क्यूब c स्क्वायर। आप कहेंगे तो इसका प्रूव हम लोग करवा देंगे, बेसिकली ये क्लासिकल फिजिक्स से आया है और इसका यूज एटॉमिक फिजिक्स में भी होगा, एटॉमिक फिजिक्स में भी है, ठीक है।
एंड डैश डैश डैश, इस प्रकार से आगे भी टर्म्स आती हैं। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास अप टू फर्स्ट ऑर्डर अगर हम बात करें तो माइनस का p की पावर 4/8 m³c², ये मेरे पास है परट्यूब्ड हैमिल्टोनियन अप टू फर्स्ट ऑर्डर इन द काइनेटिक एनर्जी टर्म ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, तो आपसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम यहां पर जो है वैल्यू ले लेंगे p की पावर 4 एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस साइन और 8 m³c², और आपको पता है p की पावर 4 का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो ये काम आ जाते हैं मतलब रिजल्ट्स, आपको याद रखना है इस चीजों को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, bx² था ना, नेक्स्ट हम लोग क्या ले रहे थे, λx² ना। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज h डैश इज इक्वल टू λx², λx²। तो इसका आपने जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आपसे निकलवाया गया यानी en(1), तो आप इजीली बता सकते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू है, डायरेक्ट लिख रखा है ना, h डैश nn, यानी मेरे पास आ जाएगा लैम्डा बाहर और ये मेरे पास आएगा n और x²n, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x², जो कि ये मेरे पास है यहाँ पर। बस इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना रह गया था, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लैम्डा h कट बाय 2m ओमेगा एंड देन 2n प्लस का 1। इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो वो मैंने लेक्चर आपका प्रोवाइड किया हुआ है, हालांकि हमने यहां से फाइंड आउट भी कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं यहां से सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, टू द nth लेवल एनर्जी फॉर दिस हैमिल्टोनियन। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर्मूला क्या था, समेशन m, जहां m जो है n के इक्वल नहीं है, m n के इक्वल नहीं है, एंड देन वी हैव मॉडुलस, ठीक है, m दिस इज h डैश एंड देन n मॉडुलस स्क्वायर डिवाइडेड बाय en ऑफ 0 माइनस em ऑफ 0, ठीक है। और यहां पर जो h डैश का वैल्यू है दिस इज गिवन टू λx², यानी लैम्डा एंड अंडर रूट में h कट बाय 2m ओमेगा, और यहां पर हो जाएगा a प्लस में a डैगर प्लस में a डैगर, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा a डैगर a, ये मेरे पास आएगा, ठीक है। यहां पर रखेंगे तो मेरे पास आएगा en ऑफ 2, नाउ दिस इंप्लाइज दैट en ऑफ 2 इज इक्वल टू, ठीक है, और यहां से मेरे पास आ जाएगा, समेशन लगा हुआ है ना, तो सम करना है बेसिकली आपने, तो मैंने आपको बताया था यहां से, ठीक है। तो सभी टर्म्स यहां से आएंगे। देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं बेसिकली, ठीक है। देखो जब ये दो बार जो है ना, दो बार ये a और a ऑपरेटर nth स्टेट पर ऑपरेट होगा तो ये n-2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कितनी टर्म्स मिल रही हैं, पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर जब वैल्यू आप पुट करोगे ना तो मुझे टोटल कितनी टर्म्स मिलेंगी, 4 टर्म्स मिलेंगी यहां से, ठीक है। दिस इज वाज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, ठीक है, मतलब ये टर्म्स मिलेंगी, देखो आपको m, ठीक है, a एंड n। नेक्स्ट टर्म बताओ कितना मिलेगा, m एंड देन वी हैव a डैगर, ओके, n, और इन सब का मॉडुलस स्क्वायर लग रखा है देखो, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ m एंड देन a डैगर n मॉडुलस स्क्वायर, लास्ट, ठीक है, लास्ट मेरे पास होगा m एंड देन a डैगर a एंड मॉडुलस स्क्वायर। ये 4 टर्म्स आपको मिलेंगे न्यूमरेटर के अंदर, बताओ सही है। अच्छा अब देखो एक एक बारी बारी करके हम देखेंगे इस चीज में। देखो आप जब दो बार हमारे पास ऑपरेट होगा लोअरिंग ऑपरेटर ऑन दिस nth स्टेट, देन दिस स्टेट विल बी n-2। सो यहां पर m का वैल्यू जब n-2 होगा तभी हमारे पास में क्या रहेगा, ये तभी हमारे पास ये नॉन जीरो होगा, बाकी सब केस में जीरो हो जाएगा। m का वैल्यू मतलब नॉन जीरो कब होगा, आपने वो चीज ढूंढना है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो मुझे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ही जीरो मिल जाएगा, तो उसको हमने देखना ही नहीं है। नॉन जीरो कब मिलेगा, जब यहां पर m का वैल्यू इस केस में n-2 होगा। यहां पर अगर मैं देखूं तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए, n+2, क्योंकि यहां पर दो बार रेजिंग ऑपरेटर लगा हुआ है nth स्टेट पर। इस केस में देखो एक बार a डैगर तो n+1, दूसरी बार a तो n+1 यानी n हो गया, तो m का वैल्यू यहां पर होना चाहिए n के इक्वल। इस केस में भी m का वैल्यू n के इक्वल होना चाहिए। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इन टर्म्स के लिए m अगर ये डिफाइन कर दिया जाए तो आपको वैल्यूज मिलेंगी नॉन जीरो, अनदर केसेस में कितनी मिलेंगी, जीरो वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में स्पेसिफाई कर दिया m n के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दो कंडीशन मुझे बता रहा है कि m का वैल्यू n के इक्वल होगा तभी सर्वाइव करेंगे दोनों टर्म्स। तो m n के इक्वल होना नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों टर्म्स यहां से हट जाएंगे, मतलब जीरो, सिर्फ और सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगे। एक केस में m का वैल्यू n-2, एक केस में वैल्यू n+2, करेक्ट है। तो अब देखो यहां से जब आप दो बार ऑपरेट कर रहे हो a को तो आपको क्या मिलेगा यहां से, ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा, मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा अंडर रूट में n, दूसरी बार मिलेगा अंडर रूट में n-1, ठीक
ठीक है, और मॉडुलस का स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां मॉडुलस स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर यहां पर m का वैल्यू n-2 है तो n-2 का n-2 के साथ, ठीक है, इनर प्रोडक्ट कितना हो गया 1 के इक्वल। तो क्या ये मेरे पास वैल्यू आएगी, इसका मॉडुलस स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको ओपन कर देते हैं तो n ऑफ n-1 आ गया। बताओ, एक टर्म ये मिलेगी मुझे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम। 4 टर्म्स आ रही हैं जिनमें से 2 टर्म 0 हो गई क्योंकि m n के इक्वल हो नहीं सकता, m की यही वैल्यूज होनी चाहिए इन दोनों टर्म्स के लिए, नहीं तो फिर 0 हो जाएगा। एक बार n का वैल्यू जब n-2 लेंगे तो रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है, मॉडुलस का स्क्वायर लगाया, स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया था n ऑफ n-1। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर देखो कितना आएगा, ए डैगर 2 बार ऑपरेट हुआ तो मतलब पहली बार में आएगा √n+1, दूसरी बार आएगा √n+2 और मॉडुलस का स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये मेरे पास आ गया n+1 ऑफ n+2। करेक्ट है? तो बस न्यूमरेटर पार्ट जब सोल्व हो चुका है तो आप इसका वैल्यूज पुट कर दीजिए। पहले वाले केस में बताओ कितना आ रहा है, n ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय ये टर्म कितना है, ये टर्म en(0 माइनस em(0), तो मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको इसका वैल्यू है n-m ऑफ h कट ओमेगा। ठीक है, तो h कट ओमेगा इसको आप अभी बाहर ले लेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहां मैं एक काम करता हूं, बाहर लेता हूं जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो 1/h कट ओमेगा बाहर ले लिया मैंने, और भी कुछ कॉमन टर्म्स था बिल्कुल। देखो h डैश का वैल्यू है लैम्डा, h डैश का वैल्यू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर था, तो बेसिकली लैम्डा एक्स स्क्वायर था, तो अगर लैम्डा का मॉडुलस का स्क्वायर लगा हुआ है तो बाहर लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर, कुछ और भी है मल्टीप्लाई में, देखो √h(2m ओमेगा था x के साथ, अगर x स्क्वायर किया है तो इसका भी स्क्वायर लगेगा, इसका भी स्क्वायर लगेगा, मतलब h(2m ओमेगा, लेकिन बाहर इसके भी मॉडुलस स्क्वायर लगा हुआ है, यानी एक बार स्क्वायर होगा इस x स्क्वायर की वजह से, और एक बार बाहर मॉडुलस स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी वजह से एक बार और स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब कि यहां मेरे पास आएगा h(2m ओमेगा का होल स्क्वायर। बताओ भाई, ये जो है रूट, ये तो x के साथ आता है, x स्क्वायर लेंगे तो यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो h(2m ओमेगा, लेकिन यहां पर मॉडुलस का स्क्वायर लगा हुआ है तो यहां से जब बाहर लोगे तो मेरे पास कितना आएगा, h(2m ओमेगा का होल स्क्वायर, वो ये है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे, अब रह गया यहां पे n ऑफ n-1, एक टर्म तो ये, कब, जब m का वैल्यू कितना होगा, n-2 होगा, तब ये वैल्यू आ रही है। तो यहां न्यूमरेटर पार्ट में कितना आ गया, n माइनस में m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है n-2। करेक्ट है, प्लस में दूसरी वाली टर्म देखो, इस टर्म में हमारे पास वैल्यू आ रहा है न्यूमरेटर में n+1 n+2, लिख दो यहां पे n+1 n+2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर पार्ट में होगा n माइनस में, और ये किसके लिए सर्वाइव कर रहा है, m = n+2 के लिए, तो यहां लिख दो n+2। ये सोल्व हो जाएगा तो मुझे मिल गया सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस परट्यूर्ड हैमिल्टोनियन ऑफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो लैम्डा स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m² ओमेगा क्यूब एंड h कट। करेक्ट है, यहां पर देखो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो n माइनस ऑफ n+2, तो यहां से मेरे पास आ रहा है n, ठीक है, n ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट में प्लस में n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाय, यहां से आएगा n माइनस n-2, n से n कैंसिल आउट, सो -2। क्यों ना हम 2 को बाहर ले लें, है ना, 2 को बाहर लेंगे कितना आएगा, लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सो लैम्डा स्क्वायर h कट बाय 8m² ओमेगा क्यूब, एंड देन वी हैव, ठीक है, यहां से मेरे पास आ जाएगा 2 कॉमन लेने पर n ऑफ n-1 माइनस में n+1 एंड n+2। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। देखो आगे यहां पर आएगा n² माइनस n माइनस में n² माइनस का 2n माइनस n माइनस का 2। बताओ करेक्ट है, n² से n² कैंसिल आउट, माइनस n माइनस 2n माइनस n कितना हो गया, -4n माइनस का 2। यहां से भी -2 कॉमन आ रहा है, तो देखो -2 कॉमन लेने पर कितना आएगा, माइनस का 2, और वो 2/8 1/4 हो जाएगा, तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर h कट बाय 4m² ओमेगा क्यूब, और -2 कॉमन लेने पर मेरे पास यहां बचेगा 2n प्लस का 1। बताओ, दिस इज द आंसर। हाँ, ग्राउंड स्टेट में निकलवाता है तो n का वैल्यू 0 रख देंगे, तो आंसर विल बी माइनस लैम्डा स्क्वायर h कट बाय 4m² ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारे पास पोर्शन जब आपने कैलकुलेट करना है यहां पर सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द
एनर्जी, nth लेवल एनर्जी मैंने लिखा है, ठीक है, nth स्टेट की एनर्जी आपने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। ग्राउंड स्टेट बोलेगा तो n का वैल्यू 0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो n का वैल्यू 1, इस प्रकार से। तो रिजल्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप एक जगह लिख सकते हैं इन रिजल्ट्स को, ठीक है। हार्मोनिक ऑस्किलेटर आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया तो एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली दीज आर द 2 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं हार्मोनिक ऑस्किलेटर पर बेस्ड। ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ठीक है। सो लेट मी टेक फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, ठीक है, चलो, टू ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज, ठीक है, ये आपने यहां से फाइंड आउट करना है। और जो परट्यूर्ड हैमिल्टोनियन है ये आपको यहां पर गिवन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है और हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो आता है ये मेरे पास होता है H-NN, यानी ओनली एंड ओनली हमें यहां पर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज कंसिडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा n ऑफ H-N, ठीक है, यानी कि यहां से a x प्लस में b x स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस में c एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस d एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x की पावर 4। हम जानते हैं जब पावर्स ओड होती हैं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होता है हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू भी 0। नेक्स्ट देखो b है, फिर x स्क्वायर, तो ये मेरे पास आता है अंडर रूट में h कट बाय 2m ओमेगा, ठीक है, अंडर रूट h कट बाय 2m ओमेगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 2n प्लस 1, फॉर्मूला आपने याद रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्लस में यहां पर d आ जाएगा एंड h कट बाय 2m ओमेगा का होल स्क्वायर एंड 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस में 3। क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात की गई है पहले केस में तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आएगी, देखो, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आपसे निकलवा रहा तो E0 1 बोल दो इसको, n का वैल्यू 0, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आएगा b h कट बाय 2m ओमेगा और यहां पर n का वैल्यू 0 हो गया, प्लस में फिर d और h कट बाय 2m ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन वी हैव, इसके बाद हमारे पास आएगा, देखो, n का वैल्यू 0, n का वैल्यू 0, यहां पर आ रहा है 3, ये मेरे पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में एक काम करते हैं, यहां पर जो ना रेशियो निकलवाने की बजाय डिफरेंस निकलवा लेते हैं, ये थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है ना। द डिफरेंस इन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी इज, ओके। नेक्स्ट केस में हम लोग n का वैल्यू कितना रखेंगे 2, ठीक है। सो n का वैल्यू नेक्स्ट में 1 रखेंगे ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात की गई है, तो यहां पर आएगा b ऑफ h कट बाय 2m ओमेगा और यहां पर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस में d ऑफ h कट बाय 2m ओमेगा का होल स्क्वायर एंड देन वी हैव n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। बस डिफरेंस लेना है आपने, तो डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा बेसिकली यहां से 2b h कट बाय 2m ओमेगा, ठीक है, एंड देन वी हैव प्लस का 15 माइनस 3 मीन्स 12, सो 12d, ठीक है, 12d h कट स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे पास आ रहा है, करेक्ट है। कुछ और टर्म्स भी कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर देंगे, बस ये हमारे पास रिजल्ट आ गया फाइनली, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, सो h कट बाय m ओमेगा एंड देन वी हैव b प्लस में 3d h कट बाय m ओमेगा, दिस इज द आंसर, दिस वाज द आंसर, ओके, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट सेकंड में देखो, पोटेंशियल होता है हाफ के एक्स स्क्वायर जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है n प्लस हाफ h कट ओमेगा यूजिंग द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। अब हमारे पास ये एक परट्यूर्ड हैमिल्टोनियन है जहां डेल्टा केस वेरी स्मॉल होगा, दे नहीं रखा लेकिन डेल यूज किया गया, इट मींस हमारे पास ये एक इनफिनिट से वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, ओके। सो वही निकालना हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपसे फाइंड आउट करवाया गया है। सो यहां से मेरे पास आ जाएगा, देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ h डैश, ठीक है, हाफ डेल के एंड एक्स, ठीक है। E1 ऑफ 1 आपने निकालना है, यानी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी में 1 यूज किया गया, ठीक है ना। तो ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास आ जाएगा H-NN, या आप कह सकते हैं हाफ डेल्टा के बाहर ले सकते हैं और एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हाफ डेल के एंड एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगा h कट बाय 2m ओमेगा, ठीक है, एंड देन वी हैव 2n प्लस 1। ग्राउंड स्टेट के लिए है तो n का वैल्यू आपको 0 पुट करना पड़ेगा, n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है यहां से h कट डेल के बाय 4m ओमेगा। लेकिन ये आंसर नहीं था, दरअसल ये आंसर नहीं था, उसका ऑप्शन में नहीं दे रखा था उसमें m जो है ना वो नहीं आ रहा था ऑप्शन में, मतलब m नहीं था इंक्लूड, तो हम इस m को यहां से हटा सकते हैं, कैसे।
हम लोग जानते हैं कि k का वैल्यू होता है m ओमेगा स्क्वायर, तो m का वैल्यू हो जाएगा k बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां पर रख दो, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू E1 ऑफ 1 इज इक्वल टू सो h कट डेल्टा k डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा एंड देन m का वैल्यू हो जाएगा यहां से k डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये से कैंसिल आउट, सो द रिजल्ट विल बी h कट ओमेगा डेल k अपॉन में 4k। दिस वाज द आंसर, ठीक है, करेक्ट है ना। ओके, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये ठीक है, ओके करेक्ट, ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट विल प्रोसीड टू द हार्मोनिक ऑस्किलेटर के बाद हाइड्रोजन एटम। ओके, हाइड्रोजन एटम प्रोसीड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड बेसिकली हम मान करके चलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E इंटू जेड कैप, या के कैप भी आप यहां पर अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, के कैप भी आप कह सकते हैं, मतलब जेड डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। क्योंकि हमारे पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू E, सो दैट्स वाई ये लीनियर स्टार्क इफेक्ट का एग्जांपल है। अगर ये E स्क्वायर होता तो क्वाड्रेटिक स्टार्क इफेक्ट हमारे पास होगा, है ना। आपने पढ़ा होगा ना एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इफेक्ट अराइज होता है, स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके हिसाब से हमारे पास जीमन इफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग वहां से स्टडी करते हैं जब एटॉमिक फिजिक्स के साथ डील करेंगे। यहां पर हमें क्या करना है बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने हाइड्रोजन एटम को प्लेस किया तो जो करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आएगा, सेकंड ऑर्डर करेक्शन आएगा, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट स्टेट है n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 में क्या मुझे कुछ चेंज देखने को मिलेगा, क्या मुझे n इज इक्वल टू 2 में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो इवन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है वो हमारे पास आप कैलकुलेट करके देखें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आपको यहां पर जो हमें पहले एनर्जी मिल रही थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद द नेगेटिव साइन, यहां पर माइनस का 13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो वो डिपेंड करेगा हमारे पास जो है ना, ये स्प्लिट्स होंगी हमारे पास डिफरेंट लेवल्स के अंदर, है ना, डिफरेंट लेवल्स में स्प्लिट होंगे, तो उसके हिसाब से हमारे पास वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। पहले हम एक काम करते हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं ना। तो ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट मीनिंग n का वैल्यू पर्टिकुलर 1 के इक्वल है। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू होता है 0 से लेकर के n-1 तक, क्योंकि इस केस में पहले ही n1 है तो 1-1 इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी एक ही वैल्यू L की पॉसिबल है एंड दैट वाज L इज इक्वल टू 0। तो L इज इक्वल टू 0 ही मेरे पास पॉसिबल है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट m का वैल्यू भी 0 हो जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग जो स्टेट है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं psi nlm इज इक्वल टू psi 100, और ये स्टेट है 1s स्टेट। So let me find out कि in presence of this external magnetic field what is the value of the perturbed Hamiltonian। पहले तो हम मालूम कर लेंगे कि perturbed Hamiltonian का वैल्यू कितना होगा। सो चार्ज, तो क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होता है, ठीक है। सो E, ठीक है, Q हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद क्या था, पोजीशन वेक्टर, तो x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप, डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है E k कैप, तो ये मेरे पास आ गया E E z। क्योंकि हाइड्रोजन एटम स्फेरिकली सिमेट्रिक केस बनाता है, आपको पता है कि जो पोटेंशियल है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, सो एट ऑल द वैल्यूज ऑफ एट ऑल द पॉइंट्स जो कि हमारे पास r दूरी पर हैं, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि हाइड्रोजन एटम इज ए केस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक। दैट्स वाई स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्फेरिकली जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील करना ज्यादा आसान होता है। यहां पर भी सेम कहानी है, जो z का वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं E इंटू ई एंड r कोस थीटा, ठीक है, ई आर कोस थीटा, ये मेरे पास हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होगा, द वैल्यू इज h डैश nn, ठीक है। यहां पर मेरे पास हो गया psi nlm, h डैश psi nlm, ठीक है। तो यहां से देखो E और E ये तो बाहर आ गया एंड देन psi nlm, बेसिकली इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, 3 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, 0 से मेरे पास पाई एंड 0 से लेकर के 2 पाई, ठीक है। देन r cos थीटा ये मेरे पास हो जाएगा psi nlm स्टार इंटू psi nlm, क्योंकि इनमें फाई तो आयोटा तो आता नहीं है इस केस में, तो वही आ जाएगा 1/π a0 क्यूब, ठीक है।
हाइड्रोजन एटम पर मैंने लेक्चर ले चुका हूं मैं, ठीक है ना, कंप्लीट आप देख सकते हैं जाकर के किस प्रकार से डायग्राम्स बनाने हैं, क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, कैसे मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस निकालना होता है, सभी चीजें मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया हुआ है। आप इस चैनल में अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपलोड किया था, ठीक है ना, आप जाकर के अभी स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको लेक्चर, ठीक है, वो देख सकते हैं। सो 1/π a नोड क्यूब एंड e टू द पावर माइनस का 2r बाई a नोड एंड r स्क्वायर dr साइन थीटा d थीटा d फाई। बताओ, सोल्व कर सकते हैं इसका वैल्यू। अब जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, उस केस में देखो ये वैल्यू मुझे फाइनाइट मिलता है, r वाला जो इंटीग्रेशन है, फाइनाइट वैल्यू मुझे फाई वाला भी मिलेगा। लेकिन ये जो थीटा वाला होता है ना, इस पर सारा खेल डिपेंड है। अगर थीटा वाला इंटीग्रल सर्वाइव कर जाता है ना, इसका मतलब ये वैल्यू सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं सर्वाइव करेगा, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं ना कि 0 से लेकर के पाई एंड यहां पर आ रहा है कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, क्या ये सर्वाइव करेगा? तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो 2 साइन थीटा कोस थीटा विल बिकम साइन 2 थीटा, जिसका इंटीग्रेशन होगा मेरे पास में कोस 2 थीटा बाई 2, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू पाई, 1/4 बाहर आ जाएगा, कोस 2 पाई एंड माइनस कोस 0, कोस 2 पाई भी 1 होता है, कोस 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, सर्वाइव नहीं कर पाया, थीटा इंटीग्रल विल बिकम वेनिश। सो दैट्स वाई यहां पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बिकम 0, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, दिस इज द केस ऑफ नॉन डिजेनरेट, नॉन डिजेनरेट केस है यहां पर। इसीलिए जब डाइपोल डाइपोल ट्रांजिशन होता है तो उसमें सिलेक्शन रूल क्या कहा जाता है कि डेल्टा एल का वैल्यू कितना होना चाहिए, +-1, और यहां पर कितना है, डेल्टा एल का वैल्यू 0, इसलिए आपको यहां पर बेसिकली करेक्शन भी नहीं देखने को मिलेगा, करेक्शन भी नहीं है यहां पे। देखो जैसा हमें अनपर्ट्यूब्ड केस में मिल रहा था, वैसे मुझे यहां पर भी देखने को मिल रहा है, सेम टू सेम, लेवल विल बिकम सेम इवन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यही सेम कहानी एक्साइटेड स्टेट्स के साथ भी होगी? चलिए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट के साथ तो मुझे देखने को मिल नहीं रहा, इफेक्ट विल बी 0, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट में n = 1 में था इलेक्ट्रॉन, जब एक्साइट होगा तो हमारे पास n = 2 में जाएगा, पहले n = 2 में, ठीक है। सो n = 2 वाली शेल हमारे पास रहेगी, और बेसिकली n = 2 जो है, यहां पर l का वैल्यू कितना होगा, 0 से लेकर के n-1, यानी 0 से लेकर के 1, तो दो ही केस पॉसिबल है, या तो l का वैल्यू 0 होगा या l का वैल्यू 1 होगा। जिस टाइम l का वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू होता है -l से लेकर के l तक, यानी टोटल 2l + 1 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यहां पर क्योंकि l का वैल्यू ही 0 है तो m का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0, और जब l का वैल्यू 1 होगा तो करस्पॉन्डिंग m का वैल्यू हो जाएगा -l से l, यानी -1 से 1, सो -1 0 एंड 1। तो टोटल कितना स्टेट्स देखने को मिलेगा आपको n = 2 के करस्पॉन्डिंगली, देयर आर टोटल 4 स्टेट्स। वन इज psi 2 0 0, नेक्स्ट इज psi 2 1 -1, नेक्स्ट इज psi 2 1 1, नेक्स्ट इज psi 2 1 0। बताओ करेक्ट है? अब यहां पर ये स्टेट कॉरस्पॉन्ड करता है 2s को, और ये स्टेट्स कॉरस्पॉन्ड करता है 2p को, ठीक है। एक्सप्लिसिटली अगर हम बात करें तो 2px 2py एंड 2pz होगा, ठीक है। और अब यहां पर क्योंकि ये केस 4-फोल्ड डीजेनरेट का बन रहा है, इसलिए यहां पर सेकुलर मैट्रिक्स बनेगी, और सेकुलर मैट्रिक्स भी कैसी बनेगी, 4 × 4, यानी टोटल 16 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास। डील करना इतना इजी तो है नहीं, है ना। तो यहां पर ये वैल्यूज भी आपने याद रखना है कि थीटा, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, अगर थीटा वाला इंटीग्रल सर्वाइव कर जाता है तो आपका इंटीग्रल सर्वाइव करेगा, यानी आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलने वाली है वो, नहीं तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। यहां पर जो psi 2 0 0 होता है, क्योंकि इसमें l का वैल्यू 0 है, और मैंने आपको चेक करना बता रखा है थीटा को डिपेंडेंसी किस प्रकार से होती है, यहां पर आपको चेक करना होता है psi इज प्रोपोर्शनल टू, अगर कोई फंक्शन थीटा पर है ही नहीं डिपेंडेंसी तो l का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर साइन थीटा कोस थीटा में से कोई भी एक वैल्यू आती है डिपेंडेंसी तो l का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा या साइन थीटा कोस थीटा प्रेजेंट हो अगर वे फंक्शन में, तो करस्पॉन्डिंग l का वैल्यू 2 हो जाएगा। बता रखें सारी चीजें, ठीक है। यहां पर अगर l का वैल्यू 0 है मतलब थीटा ही प्रेजेंट नहीं है, सो दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। मतलब कि अगर हम यहां पर psi 2 0 0 की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ देखो यहां पर h डैश कितना था, h डैश इज इक्वल टू e × e r cos थीटा था,
तो इसके इंटीग्रल जो होगा ना, ये साई 200 h डैश एंड साई 200, ठीक है, जिसको मान लो चलो इसको 1, 2, 3 और 4 बोल रहे हैं, तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगा h डैश 1 एलिमेंट, h डैश 1 एलिमेंट। तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास 0 के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है थीटा पर, और h डैश है वो कोस थीटा पर डिपेंडेंसी इसकी। तो मेरे पास इंटीग्रल आएगा 0 से लेकर के पाई ओनली एंड ओनली कोस थीटा। सो कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, रिजल्ट विल बी 0। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अगर साई 211 की बात करें या साई 21 - 1, सो दीज टू आर प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। और अगर साई 210 की बात कर रहे हो, सो दिस टर्म इज प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। और आप वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के देख लो, सारे इंटीग्रल्स जो है 16 में से 0 हो जाएंगे, 14 0 हो जाएंगे, 2 हमारे पास नॉन जीरो बचेंगे, 2 नॉन जीरो बचेंगे। कौन से वाले? जिसमें इंटीग्रल आ रहा होगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई। सिर्फ और सिर्फ यही वाली टर्म्स सर्वाइव करेंगी, 2 टर्म मिलेंगी बस आपको। वो कौन कौन सी? तो देखो कोस थीटा कहां पर आ रहा है, साई 210 में कोस थीटा आ रहा है, ठीक है, ओके। और यहां पर दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मुझे प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा मिलने वाला है, और एच डैश भी कोस थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली हम ऐसा कह रहे हैं कि साई 200 एच डैश और साई 210 प्रोपोर्शनल होगा, ये थीटा पर इंडिपेंडेंट, ये कोस थीटा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कोस थीटा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ यही टर्म हमारे पास सर्वाइव करेगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि 2 एलिमेंट कौन कौन से, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक हमारे पास साई 210 एच डैश और साई 200, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये और ये 2 एलिमेंट्स जो हैं, दीज 2 एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा ऑफ दैट सेकुलर मैट्रिक्स। तो वो सर्वाइविंग करेंगे। कितनी वैल्यू आती है वो सोल्व करने बता देता हूं, माइनस का, ठीक है, ये 3a नोड के इक्वल आएगा, 3a नोड के इक्वल हमारे पास वैल्यू आती है। और जब आप कंप्लीट सेकुलर मैट्रिक्स बनाएंगे 4 × 4 और उसको सोल्व करेंगे, तो जो 4 वैल्यूज आपको मिलने वाली हैं, 4 वैल्यूज मिलेंगे ना यहाँ से En(1) की, तो वो आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। लॉन्ग मेथड पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज आएंगी 0 0 ± 3e नोड, ये वैल्यूज आती है, जहाँ ए नोड रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत रेडियस को, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, करेक्ट है। ये था हमारे पास हाइड्रोजन एटम। एट लास्ट हम लोग यहां पर जो है वेल का ट्रिक देख लेते हैं, किस प्रकार से हमारे पास काम करता है अगर परटुर्ब्ड हैमिल्टोनियन कांस्टेंट दिया रहेगा तब। लेट मी टेक दीज एग्जांपल्स, जहां पर हमें ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। देखो इन सभी केसेस में जो पोटेंशियल यहां पर है, जो परटुर्ब्ड पोटेंशियल है, दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट। यहां पर आप देख सकते हैं वी नोड है, यहां पर भी वी नोड है, यहां पर भी प्लस वी नोड है, यहां पर भी वी नोड है ना, सब जगह पर। अगर मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन आपको दे दिया जाए 0 से L और यहां पर इस प्रकार से परटुर्बेशन हो हमारे पास, ठीक है, तो अब जो है ये परटुर्बेशन है, ठीक है। दैट मीन्स V इज इक्वल टू V नोड इंटू एक्स। तो अब अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको जनरल मेथड पे जाना पड़ेगा। जैसे मान लो आप E1 को सोल्व करना चाहते हैं, तो यहां पर हो जाएगा H'(n)n, यानी कि V नोड बाहर, E1 2/L भी बाहर हो जाएगा, एंड देन इंटीग्रल 0 से लेकर के L तक साइन स्क्वायर पाई x/L, एंड देन यहां वाला x यहां पर आएगा एंड dx। आप इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। इवन यहां पर ऐसा भी हो सकता है डेल ऑफ x माइनस ए, तो फिर क्या होगा, यहां पर डेल ऑफ x माइनस ए लिखेंगे, और आपको पता है x इज इक्वल टू a के लिए ही सर्वाइव करेगा सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। तो आप मतलब ऐसा हो गया कि एक तरीके से इन वैल्यूज को जब आप सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर पोटेंशियल परटुर्ब्ड पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ही आप यहां पर डील कर सकते हैं इन ट्रिक्स के साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, नहीं तो फिर जनरल मेथड आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मेथड क्या है, तो ट्रिक मेरे पास है कि स्ट्रेंथ लिखो, ठीक है, परटुर्बेशन का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, और ध्यान रखना ये आप करेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई परटुर्बेशन की लेंथ कितनी है, दैट मींस लेंथ ऑफ परटुर्बेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना है, किसका, वेल का। यहां पर स्ट्रेंथ कितना है, माइनस वी नोड, नेगेटिव है ना, तो माइनस का वी नोड। परटुर्बेशन की लेंथ कितनी है, सो ये लेंथ है 3L/4 - L/4, कितना हो गया, L/2,
L/2 और टोटल लेंथ कितना है, सो टोटल लेंथ विल बी L, तो यहां पर L लिखेंगे, आंसर विल बी -V0/2। इसका आंसर कितना हो गया, माइनस का V0/2। यहां पर देखते हैं इस केस में स्ट्रेंथ कितना है, प्लस का V0। परटर्बेशन की लेंथ कितनी है, ये रही परटर्बेशन की लेंथ, होना चाहिए था इसको इस टाइप से और है ये इस टाइप से, ठीक है। तो लेंथ कितना हो गया, L/2 -0, ये हो गया L/2 अपॉन में टोटल लेंथ कितना है, L के इक्वल, L से L कैंसिल आउट, प्लस का V0/2 आंसर है, ठीक है। यहां देखते हैं, इसमें आपको बेसिकली ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। 4 मान लो आपको ऑप्शन दिए हैं कि E1 ग्रेटर E3 ग्रेटर E2, है ना। एक ऑप्शन आपको दिया है यहां पर E1 ग्रेटर E2 ग्रेटर E3, एक ऑप्शन आपको दिया है यहां से कि E3 ग्रेटर E2 ग्रेटर E1, और एक ऑप्शन आपको दिया है E3 ग्रेटर E1 ग्रेटर E2, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपने बताना है किसकी एनर्जी ज्यादा है। अप्लाई दिस ट्रिक और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आंसर इसका सही होना चाहिए। ओके, सो आपको यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है, और हाँ, रिजिड रोटेटर के प्रॉब्लम्स हमारे पास बचती हैं, क्योंकि मैंने आपको मैट्रिक्स वाली प्रॉब्लम बता दिया, हार्मोनिक ऑस्किलेटर, हाइड्रोजन एटम, पोटेंशियल वेल। अब बचता है रिजिड रोटेटर। तो रिजिड रोटेटर की परटर्बेशन थ्योरी के एग्जांपल्स मैंने करवाए हुए हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को स्टडी करेंगे। सो आपको लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।